फरमान, बिहार में बजा चुनावी बिगुल, जिंदगी की शीशी में मौत का जहर। नमस्कार, मैं रूपाली वर्मा और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। वेनेजुएला की साहसी नेता और लोकतंत्र समर्थक मारिया कोरिना माचोडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल जीतने के अरमानों पर पानी फिर गया। ट्रंप ने बार बार दावा किया था कि वह 7 युद्धों में शांति स्थापित कर चुके हैं। भारत पाक युद्ध रुकवाने का दावा तो वे दर्जनों बार कर चुके थे। उनके समर्थकों ने भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कई बार नॉमिनेट किया, लेकिन विशेषज्ञ का मानना है कि ट्रंप नोबेल के मूलभूत मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। कमेटी उन प्रयासों को देखती है जो स्थायी शांति लाते हैं, न कि अस्थायी युद्ध विराम। ट्रंप की नीतियां अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करने वाली मानी गई। दूसरा, नोबेल कमेटी राजनीतिक दबाव के आगे झुकना नहीं चाहती थी। ट्रंप द्वारा बार बार खुद के लिए पुरस्कार का दावा करना भी उनके खिलाफ गया। इसी के चलते पुरस्कार की असली हकदार बनी मारिया माचोडो। उन्हें वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए किए गए अथक जोखिम भरे संघर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया। उनके काम का असर गहरा और स्थायी है। इस फैसले पर व्हाइट हाउस की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने नोबेल कमेटी पर राजनीति से प्रेरित फैसला लेने का आरोप लगाया और कहा कि कमेटी ने शांति से ज्यादा राजनीति को तरजीह दी। लेकिन हकीकत यह है कि नोबेल शांति पुरस्कार सिर्फ युद्ध को रोकने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि यह मानव अधिकारों और लोकतंत्र की बहाली के लिए किए गए निस्वार्थ संघर्ष का भी सम्मान करता है। वहीं ट्रंप ने दुनिया में व्यापार युद्ध छेड़ने का काम किया। ट्रंप की हरकतों को लेकर तो नोबेल देने वाले देश नॉर्वे में डर जैसा माहौल है। नॉर्वे की सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी का कहना है कि नॉर्वे को ट्रंप के बदले के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि पार्टी का यह भी कहना है कि नोबेल कमेटी एक स्वतंत्र निकाय है, लेकिन पार्टी मानती है कि ट्रंप इस बात को नहीं समझेंगे और नोबेल पुरस्कार न मिलने के लिए वे नॉर्वे की सरकार को ही जिम्मेदार मानेंगे। भले ही ट्रंप का सपना टूट गया, लेकिन दुनिया को वेनेजुएला की आयरन लेडी के रूप में एक नया प्रेरणा स्रोत मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि नोबेल समिति का फैसला सराहनीय है। बिहार में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य का चुनाव है। 243 सीटों के लिए 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। इस दिन पता चल जाएगा कि बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस बार मैदान में 2 गठबंधन आमने सामने है। एक तरफ अनुभवी नीतीश कुमार का नेतृत्व वाला NDA है, जिसमें बीजेपी मुख्य भूमिका में है। दूसरी ओर युवा नेता तेजस्वी यादव का नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन, जिसमें RJD और कांग्रेस की ताकत मिली हुई है। इस बार दोनों गठबंधनों के लिए सीट बंटवारे की खींचतान सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने के बाद नारी शक्ति इस बार किंग मेकर हो सकती है। बिहार में महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। महिला वोट बैंक इस चुनाव के नतीजों को पलटने की ताकत रखता है। हालांकि SIR के बाद राज्य में महिला वोटरों की संख्या घटी है। जनता के लिए चुनावी मुद्दे स्पष्ट है। इनमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राज्य की खराब शिक्षा व्यवस्था और बढ़ती महंगाई प्रमुख है। हालांकि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कौन सा गठबंधन इन ज्वलंत मुद्दों पर जनता का भरोसा जीत पाता है। पहली बार बिहार चुनाव में AI वीडियो और कॉमेडी रील्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। नेता अब चुनावी भाषणों से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव युवा और विकास के नारे पर सत्ता हासिल कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब के लिए हमें 14 नवंबर का इंतजार करना होगा, क्योंकि मतदाता के मन में क्या है यह कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 2 राज्यों में एक कफ सिरप ने दर्जनों मासूमों की जिंदगी छीन ली। एक के बाद एक बच्चे की किडनी फेल हुई और फिर जिंदगी की डोर टूट गई। मासूमों के माता पिता को भी क्या मालूम था कि जिस शीशी में वे बच्चों का जीवन ढूंढ रहे थे, उन्हीं में मौत का जहर छिपा हुआ है। जब मामले की जांच हुई, रोंगटे खड़े करने वाली बात सामने आई। जिस कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों का इलाज किया जा रहा था, उसमें एक खतरनाक केमिकल डाइथिलिन ग्लाइकोल 48% पाया गया। इसे सिर्फ हादसा नहीं माना जा सकता, यह धीरे धीरे सिस्टम की लापरवाही है। कफ सिरप पीने के बाद हुई मौत तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि खराब कर रही है। बच्चों की मौतों का संज्ञान अब WHO ने लिया है। WHO ने भारत से पूछा है कि जिस कफ सिरप का संबंध बच्चों की मौत से है, वो कितने देशों को एक्सपोर्ट की गई। दरअसल साल 2023 में कैम्बिया, उज्बेकिस्तान,
और कैमरून में एक कफ सिरप पीने के बाद 140 बच्चों की मौत हो गई थी और इन सभी मौतों में इस्तेमाल हुई कफ सिरप का लिंक भारत से होने की बात सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली हर कफ सिरप के पहले सरकार द्वारा प्रमाणित लैब्स में टेस्टिंग होगी। जाहिर है कि 2023 की घटना से सरकारों ने कोई सबक ही नहीं लिया। ताजा हादसे के बाद भी इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने 1 साल के बच्चे के लिए प्रतिबंधित दवा लिख दी। हालांकि विरोध बढ़ा तो कार्रवाई शुरू हुई, डॉक्टर की गिरफ्तार हुई, कंपनी के मालिक को भी पकड़ा गया। लेकिन क्या इन सब से उन मासूमों की जान वापस आ सकती है? लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ कोई भी घटना से सबक लेने को तैयार नहीं है। इस तरह के मामलों में जब तक बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्यों नहीं इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए? क्यों नहीं स्वास्थ्य सचिवों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? 33 मासूमों की मौत कोई छोटी घटना नहीं है। अब खबरें संक्षेप में। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत की जमीन से पाकिस्तान को दी धमकी, हमें हल्के में मत लेना, शक हो तो ब्रिटेन, रूस और अमेरिका से पूछ लेना। भारत काबुल में तकनीकी मिशन को देगा भारतीय दूतावास का दर्जा। मिसेस यूनिवर्स 2025 का ताज पहन शेरी सिंह ने रचा इतिहास, भारत को पहली बार मिला यह प्रतिष्ठित खिताब। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर फिर शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह वर्तमान में चीन पर लागू टैरिफ के अतिरिक्त होगा तथा 1 नवंबर से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को लगाया फोन, गाजा पीस प्लान को लेकर दी बधाई, ट्रेड डील पर भी हुई बात। हरियाणा एडीजीपी पूरण कुमार ने किया सुसाइड, सीएम से बोली आईएएस पत्नी ये मर्डर है, जांच के लिए एसआईटी गठित, पत्नी की सुरक्षा बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में झंडुता में निजी बस पर हुए भूस्खलन में 16 लोगों की मौत हो गई। इतनी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।